दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्मी मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। इसी चैनल में मैंने एक नया सीरीज की शुरुआत किया हूँ जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक से कंप्लीट करने जा रहा हूँ और वो इस कड़ी में ये चौथा वीडियो है। इस आज के वीडियो का शीर्षक होगा बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, इसके कुछ फैक्टर्स जैसे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। ब्रिटिश के क्या इंटरेस्ट थे वो समझ में आने लगा लोगों को कि भाई ये जो था हमें हर तरह से एक्सप्लॉइट करता है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन क्यों ना हो, चाहे वो इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन क्यों ना हो और चाहे वो सोशल एक्सप्लॉइटेशन क्यों ना हो। ब्रिटिश हमें इंडियंस के हर तरह से एक्सप्लॉइट करता है। इनकी समझ अब इंडियंस को होने लगी थी। और एक दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वजह था नेशनलिज्म का उदय होने के लिए, सब भावना जागने के लिए कि अब जो था एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन हो गया था भारत का। अब भारत एक बड़ा क्षेत्र के जैसा देखा जाने लगा था जिसमें पूरा भारत ये समझ लो पूरा भारत अपना एक बड़ा क्षेत्र के जैसा देखा जाता था, बड़ा टेरिटोरियल हो गया था और एक हो गया था। तो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हो गया था। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिकल पहले के तरह रियासतों में बटे नहीं थे। अब वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था नेशनलिज्म की ग्रोथ होने के लिए। सब उससे ज़्यादा इम्पैक्ट जो भारत में छपने वाली प्रेस और लिटरेचर की थी, जो इंडियंस के मनों में राष्ट्रवाद का भावना जगाते रहते थे समय समय पे। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट, पहले इंडियाज़ को इवन ब्रिटिशर्स ही बहुत ही निचले तबके के लोग या गरीब लोग या ऐसा समझते थे कि ये बार्बरिज्म है, इनको अनसिविलाइज है, इनको सिविलाइजेशन सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन इस समय तक धीरे धीरे खोज होने लगी थी, एक्सकेवेशन स्टार्ट हो गया था और हमारे ग्लोरी हिस्ट्री के बारे में पता चल गया था, जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता, इन सब चीज़ के बारे में पता चल गया था। तो लोगों को एक अपने आप में कॉन्फिडेंट जग गया कि ये लोग बताते हैं हम अनसिविलाइज हैं, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड सिविलाइज सिविलियंस ऑफ द वर्ल्ड्स भारत में ही जन्मे थे। फिर क्या, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, जो मिडिल क्लास में के तबके में जो इंटेलिजेंट लोगों के उदय हो गया था, उसमें संख्याओं में वृद्धि होने लगी थी। ये भी काइंड ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म का ग्रोथ करने का एक वजह था। इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट, अमेरिका में क्या था, अमेरिका में इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका था। फिर जब ये रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस टाइम ही हो रहा था, ठीक। और फिर तुम्हारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ये सब जो कंटेम्प्रेरी मूवमेंट वर्ल्ड वाइड था वो काइंड ऑफ इंडिया के जो लोगों थे उसको एक मोटिवेट करता था कि अदर कंट्री में जब किया जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं किया जा सकता है। अपने हक के बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाया जा सकता है। और अब जो था रिएक्शनरी पॉलिसी होने लगे थे, जो ब्रिटिश सरकार के जो पॉलिसी थे, जो रेशियल एरोगेंस पॉलिसी थे या जो पॉलिसी जो हम सीधे सीधे हमारे धर्म और हमारे कल्चर पे घात पहुंचाती थी, अब उसके खिलाफ रिएक्शन उठने लगे थे। तो ये जो रिएक्शन पहले एक आदमी उठाया, फिर धीरे धीरे बहुत लोग उसमें उठने लगा। काइंड ऑफ ये मॉडर्न नेशनलिज्म को उदय दिया था ये सब चीज़। तो हम जब भी हमें क्वेश्चन पूछेगा राइज ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, तो फैक्टर्स में हम ये सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं। वेस्टर्न एंड एजुकेशन, प्रेस एंड लिटरेचर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड पास्ट, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट एंड वर्ल्ड वाइड एंड रिएक्शनरी पॉलिसी एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ ब्रिटिश। तो पहले इंडियन, तो हमें पता है कि जब भी मॉडर्न नेशनलिज्म की बात आता है, जब भी हम इंडियन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल आता है, तो हमारे नाम में एक संस्था आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पर क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एसोसिएशन थे इम्पोर्टेंट? नहीं, उससे पहले भी बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जिसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बंगाल में बंग भाषा पर प्रकाशिका सभा थे 1834 में, जो कि राजा राम मोहन राय के बारे में ने स्टार्ट किया था। उसके बाद जमींदारी एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि लैंड ऑनर्स के इंटरेस्ट के बारे को सेफ गार्ड करता था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। बाद में जाके यही बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और जमींदारी एसोसिएशन मिल के एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में स्थापना हुआ था। इन्होंने क्या क्या डिमांड किया था, ये बोला था भाई साहब तुम जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का तुम सेपरेशन रखोगे, ठीक है। और जो सैलरी था, सैलरी को आप
जो सिपाही में सैलरी हुआ था उसके बंटवारा आप सही से करोगे, सॉल्ट ड्यूटी को आप ख़त्म करोगे, अकबरी ड्यूटी को ख़त्म करोगे और स्टाम्प ड्यूटी जो होता था इनके एबोलिश करोगे। बेसिकली ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का ये सब डिमांड हुआ करता था। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आया जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्टार्ट किया था, कहाँ पे, लंदन में। फिर उन्होंने इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो कि बाद में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बन रहा था। ये सारे जो था बंगाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस आने से पहले महत्वपूर्ण संस्था थी, जो काइंड ऑफ धीरे धीरे या पुरजोर रूप से भारत के लोगों में नेशनलिज्म की भावना भर रही थी। बॉम्बे में पूना सार्वजनिक सभा था जो कि 1867 में राणा दे एवं आदर्श सहयोगियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो कि तैयब जी और फिर शाह मेहता के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मद्रास में मद्रास महाजन सभा 1884 में स्टार्ट किया था। ये सारे ऐसे संस्था थे जो कि वही मॉडर्न नेशनलिज्म की भावना हमारे यहाँ के इंडिया के लोगों के मन में भर रहे थे, किसी भी तरह छोटे छोटे इवेंट्स करते करके। फिर प्री कांग्रेस से पहले क्या क्या कैंपेन हुआ था। फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस 1878 में उन्होंने एक कैंपेन किया था, जिसमें जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होगा उसमें भारतीयकरण होना चाहिए, मतलब भारत के लोग भी आना चाहिए उसमें, सिविल सर्वेंट वगैरह सब में। इसके बाद हो गया था लिटन के जो अफगान एडवेंचर थे उसके खिलाफ बहुत भारी मात्रा से विद्रोह हुआ था कि भाई ये तो आपने गलत किया है। फिर आर्म्स एक्ट जो 1878 में आया था उसके खिलाफ कैंपेन किए थे इन संस्थाओं के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि बहुत ही गंदा एक्ट था, बेसिकली प्रेस एक्ट के मुंह में ताला बंद कर दिया था। जो भी लोकल लैंग्वेज में जो जितने भी प्रेस होते थे उनको समझो कि ताला ही लग गया था। इस एक्ट के आने के बाद इनके अगेंस्ट पुरजोर विरोध किया ये सारी संस्थान मिलके। उसके बाद इलवर्ट विल के सपोर्ट में इन्होंने कैंपेनिंग किया। प्लांटेशन लेबर एंड अगेंस्ट इनलैंड इमिग्रेशन, इन लोगों के अगेंस्ट इन्होंने किया कैंपेनिंग किया। कैंपेन इन ब्रिटेन टू वोट फॉर वोट इंडिया पार्टी, सिर्फ भारत में ही नहीं, जो यहाँ के लोग जो कि ब्रिटेन वगैरह में रहते थे वहाँ पे कैंपेन किया जाके कि प्रो इंडिया पार्टी जो कि इंडिया को समर्थन करते थे, इंडिया के बारे में बातें करते थे, वहाँ पे उस पार्टी का बढ़ चढ़ कर सहायता किया, बढ़ चढ़ कर समर्थन दिया इन लोगों ने। अब आगे इसके बाद ये सब के बाद हमारा जो फेज़ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ। और इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे चल के 2 फेज में बढ़ गया, एक मॉडरेट फेज और एक एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है, इन 2 फेज में बढ़ गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज। और इनके फिलोसफी क्या थे, क्यों ये लोग ये एक दूसरे से अलग थे, इनकी कार्य करने का शैली क्या था, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए। जय हिंद।